अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। देश में इस वक्त जो माहौल है उसमें सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो देश का युवा तबका परेशान है। बात रोजगार की हो, महंगाई की हो, तमाम लोग इससे जूझ रहे हैं और इसकी जो आंच है, इसकी जो आग है वो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों तक भी पहुंच गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले दिनों 400% फीस वृद्धि हो गई, जिसके बाद छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे जितनी बहस होनी चाहिए थी, इस मुद्दे को जितना स्पेस मिलना चाहिए था मीडिया में, अब तक नहीं मिल पाया है। छात्र यहाँ तक आहत हैं कि वो आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। वो 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 लगातार कई छात्रों ने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अचानक से 400% की वृद्धि होती है जब फीस में, तो कितने छात्र जो बहुत गरीब तबके से हैं, जो वंचित तबके से हैं, जो 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 लोग काफी गरीब पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं, जिनके माँ बाप बहुत मुश्किलों से उनको पढ़ाते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई छूटने का संकट मंडरा रहा है। और जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ है इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन जी, जो कि एक बहुजन चिंतक भी हैं और कहीं ना कहीं जो वंचित समाज के मुद्दे हैं उस पर बारीकी से नजर रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त दिया। धन्यवाद सर, आपको आपने अपने मंच पर जगह दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जी, तो विक्रम जी, क्या चल रहा है अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? हम लोग दिल्ली में लगातार खबरें जो हम लोगों के पास पहुंच रही है, स्थिति बहुत विकट है। देखिए सर, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो इलाहाबाद में फीस वृद्धि हुई है उससे इलाहाबाद का जो स्ट्रक्चर है, बच्चों का जो स्ट्रक्चर है, वो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं। हम्म। और यहाँ पे पूर्वांचल के बच्चे आते हैं, यूपी के बच्चे हैं, ज्यादातर इसी ये आपके बिहार से बच्चे आते हैं और ज्यादातर बहुत गरीब घर के बच्चे आते हैं। पिछले 9 साल से जो पढ़ाने का मेरा अनुभव है उसमें मैंने यही देखा है कि बहुत से बच्चे यहाँ बहुत परेशान होते हैं, उनके पास रहने का पैसा नहीं होता, हॉस्टल में पैसा जमा करने का पैसा नहीं, मुझे अपने पॉकेट से कई बार देना पड़ता है, कभी किताबें देनी पड़ती हम्म। हैं, कई बार ऐसे। तो मैंने ये फेस किया 9 साल से, और कई बार बच्चे पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। हम्म। और मेरे कई अनुभव हैं मेरे साथ ऐसे कई बच्चों का कि जो क्लास में आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो कहते कई बार कि सर पढ़ाई नहीं, कई एक लड़का है जिसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि क्लास में आता था, अचानक गायब हो गया। मैंने जब उनसे पूछा कुछ दिनों बाद जो क्लास में आया, तो उसने बताया कि सर पैसे नहीं है और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, टीबी के मरीज हैं। तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। फिर मैंने उसको कहा कि अपने पिताजी को बुला के लाओ, और हम्म। सचमुच में अपने पिताजी को बुला के लेकर आया। तो ओके। मैंने देखा कि बहुत माली स्थिति थी। उसके बाद फिर वो पढ़ाई छोड़ दिया। बाद में पता चला कि उसके पिताजी का देहांत हो गया और दाह हम्म। संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। तो आया तो मुझसे मैंने पैसे दिए 5,000। फिर वो गायब हो गया। मैंने कहा कि तुम पढ़ाई करो। फिर वो जब आया दोबारा तो बोला कि सर मैं समोसे की दुकान लगाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, पैसे नहीं। तो हम्म। इस तरह के हजारों एग्जाम्पल हैं। कि हम्म। जब एक एग्जाम्पल और है कि हाल में ही कि पिता भी और बेटा भी दोनों एक ही साथ पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ओके। हालात ये है। तो हम्म। फीस स्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है। और मैं ये अगर आप इजाजत दें तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस जी बिल्कुल। पहले की थी उसका मैं एक आंकड़ा दे दूं आपको। जी। जैसे मान लीजिए पहले हॉस्टल का फीस 15,000 रुपया था, हम्म। अब वो 45,000 रुपया हो गया है। ओके। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हाँ, कि हम्म। 15,000 रुपया जो पहले था, 15,000 रुपया देने में ही बच्चों को आफत आते थे, अब वो हम्म। 45,000 रुपया हो गया है। हम्म। आप कल्पना कीजिए कि एक लोअर क्लास का बच्चा, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे खासे लोग भी 45,000 रुपया देने के हम्म। बजाय सोचेंगे, हम्म। व्यवस्था करेंगे। हम्म। तो ये हालात है। ऐसे सारे जगहों का फीस बढ़ गई है। मान लीजिए बीए का फीस पहले 975 था, अब 3,701 रुपया हो गया है। बीकॉम का पहले 975 था, 3,901 रुपया हो गया है। ऐसे ही जहाँ पे पहले आई कार्ड बनाने के लिए इनके पास जो आई कार्ड बनता था
पहले जी 20 रुपया था, 100 रुपया हो 200 गया, 200। जी। हाँ, तो आप जरा सोचिए, 20 से सीधे 200 रुपया हो गया। तो बहुत बार तो मैंने मसलन कई बच्चे हैं कि 200 रुपया भी उनके लिए भारी पड़ता है ना। तो ये इस तरह से फीस स्ट्रक्चर है। आप कहेंगे तो पूरा लाइन बाय लाइन में दिखा दूंगा जो फीस स्ट्रक्चर है ना। जी 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 तो ये, हाँ, ये स्थिति है। तो मैं, और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शायद इकलौता प्रोफेसर हूं जो फीस स्ट्रक्चर का विरोध कर रहा हूं। पूरा सन्नाटा है जो हमारे बिरादरी है उसमें। तो हमारे पास तलवार भी लटकी है, और आने वाले समय में मैं इसका शिकार भी हो सकता हूं। लेकिन मैं चूंकि ये मानता हूं कि बहुजन समाज के जो SC ST OBC वर्ग पे ज्यादा हाँ, प्रभावित होगा। या फिर किसी भी वर्ग के गरीब बच्चे हों, हाँ, किसी भी रहे, हाँ। हर समाज में गरीब बच्चे हैं, जहाँ तक मैंने देखा है हाँ, समाज को। तो हर समाज में। गरीबी हर जगह है, और सबके लिए, हर हाँ, समाज के बिल्कुल। बच्चों के लिए बहुत वो सेटबैक है। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ पे ज्यादातर लड़के जो आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के आते हैं, चाहे वो अपर कास्ट के हों, चाहे वो दलित बच्चे हों, चाहे OBC बच्चे हों। जी। यहाँ पे प्रोफेसर के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ IAS के बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ जज के बच्चे नहीं पढ़ते। ये कह देना बहुत आसान है कि फीस वृद्धि ज्यादा है, कम है, और ऐसे महंगाई के साथ होना चाहिए, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई प्रोफेसर का बच्चा यहाँ क्लास नहीं लेता, कोई ज्यादातर मेरे नॉलेज में है, कोई जज का बच्चा नहीं होता, कोई कलेक्टर का बच्चा नहीं होता। यहाँ होते हैं तो यही जो गरीब तबके के लोग आते हैं वही होते हैं। तो ये तो अचानक इसलिए मैं से, विक्रम जी, ये अचानक से कैसे हो गया? और क्या विश्वविद्यालय ने इसकी अनुशंसा की थी, वृद्धि की थी, या फिर सेंट्रल से हुआ है? मतलब जरा बताइए, ये हुआ कहाँ से है, किसने किया है, किसके आदेश से हुआ है? ये देखिए, जो मेरी समझदारी है, ये भारत सरकार के पहल का नतीजा है। ओके। इसमें हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का उतना हाथ नहीं है जितना कि भारत सरकार का हाथ है। और भारत सरकार बेसिकली शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाह रही, और शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की वजह से यूनिवर्सिटी पे भारी दबाव है कि आप अपने पैसे का व्यवस्था करें, खुद व्यवस्था करें, सेल्फ फाइनेंस पे कोर्स चलाएं, और ताकि क्या नाम है कि अपने पैसा जनरेट करके यूनिवर्सिटी चलाएं। इस तरह का प्रभाव है। बल्कि हाल के ही दिनों में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है कि लोन देने की व्यवस्था की है। जी। जैसे एक आंकड़ा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को हायर हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी के माध्यम से 445 करोड़ का लोन दिया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय को 950 करोड़ का लोन दिया है। अगर ये सत्य है तो आप जरा सोचिएगा, यूनिवर्सिटी लोन दे रही है, तब यूनिवर्सिटी कैसे बढ़ेगी? जबकि अब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का या हमारे देश के संविधान बनाने वाले की एक मंशा रही थी कि भारत में एजुकेशन फ्री होना चाहिए। और मैं फ्री एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जहां जहां फ्री एजुकेशन हुआ है पूरी दुनिया में, वो देखिए, वो देश तरक्की कर रहा है। जहाँ जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, वह देश तरक्की कर रहा है। इसके सपोर्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये देखिए, हमारे पास हिंदू अखबार का ये कटिंग है, पता नहीं दिखाई पड़ेगा ना, स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी। जी जी, ये मैं जो देख पा हिंदू, रहा हूँ। हाँ, ये कटिंग है सर। इसमें ये देखिए, इस अखबार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैसे ये देश हैं, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। इन देशों में एजुकेशन एकदम फ्री है। और फ्री के साथ साथ यूरोप के कुछ देश जैसे ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, चेक रिपब्लिक है, ग्रीस है, इटली है, जो है एकदम लगभग ना के बराबर। जी। कुछ जो बाहर के छात्र जाते हैं उनके लिए है, लेकिन ऊपर के देश। अब इनका एक दूसरा रिकॉर्ड देखिए, जिन देशों में एजुकेशन फ्री है, वहां का जो ग्लोबल पीस इंडेक्स देखिए, तो उसमें भी वो देश बहुत आगे हैं। अर्थात देखिए, सिर्फ 3 देश, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आयरलैंड, ये तीनों देश ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2022 का आंकड़े में आगे हैं, जबकि भारत का शांति व्यवस्था में 135वां स्थान है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट आप देखेंगे, उसमें भी यह देश
फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन आगे हैं, जबकि भारत 121वां स्थान पे है। इतना ही नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे उसमें भी फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आगे है, जबकि भारत 136वां स्थान पे है। मतलब पर्यावरण, ये कह सकते हैं कि जो हाँ एजुकेशन है उसका प्रभाव सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, वो हर तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है एक व्यक्तित्व के विकास के लिए। और जब बिल्कुल सरकारें इस तरीके से फीस वृद्धि करती है और अगर छात्रों का एजुकेशन खत्म होता है, छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होते हैं, तो उसका नुकसान सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उस छात्र को और उसके परिवार को नहीं, बल्कि पूरे देश को पड़ता है। ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। हाँ, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी। कि संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब बातचीत करते हुए बात कही थी कि संवैधानिक नैतिकता की बात होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि जनतंत्र में जातिगत व्यवस्था नहीं चल सकता और जनतंत्र के लिए जो ट्रेडिशनल नैतिकता वो नहीं चलेगी, संवैधानिक नैतिकता ही चलेगी। और बाबा साहब जानते थे कि अगर हम संवैधानिक नैतिकता की बात नहीं करेंगे तो भारत चूंकि इनइक्वालिटी पे आधारित है तो वो बात नहीं हो पाएगी। और इसीलिए एक प्रोफेसर हैं, JNU के शायद रहे हैं, आंद्रे बेते, उन्होंने संवैधानिक नैतिकता पे एक लेख ही लिखा जिसमें बाबा साहब के हवाले से बात किया कि बाबा साहब संवैधानिक मोरालिटी की बात करते हैं। और अगर मोरालिटी आप देखें तो मोरालिटी यही है कि भारत का जो फीस वृद्धि है वो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि शिक्षा निःशुल्क होनी। बाबा साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जब रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित थे तो वो आकर के संविधान सभा में समाजवाद की बात कर रहे थे। बाबा साहब इकलौते ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि आप ये कह देना बहुत आसान है समाजवाद की बात, लेकिन समाजवाद को लागू करना कठिन है। वो कह रहे थे कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या आपकी सरकार कर पाएगी? वो कहते शिक्षा निःशुल्क होने, क्या आपकी सरकार कर पाएगी? वो जितने भी गैर बराबरी वाले इंस्टीट्यूशन है या गैर बराबरी वाले चीजें हैं उसको बराबरी की बात कर, समाजवाद का बाबा साहब ये अर्थ समझा रहे थे। उसी में शिक्षा था जिसमें शिक्षा निःशुल्क होने की बात बाबा साहब कह रहे थे। और अच्छा, शायद ये जानते थे, जी 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 जी। शायद ये बाबा साहब बात जानते थे कि अगर शिक्षा निःशुल्क होगा तभी जाकर के भारत का जो मास है, भारत का जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लोग हैं उनको शिक्षा मिल पाएगा, तभी समग्र विकास होगा। देखिए, शिक्षा का मतलब ये नहीं है, टोटालिटी में बात समझना चाहिए। टोटालिटी का मतलब ये कि अगर मान लीजिए उदाहरण सब कोई भी व्यक्ति हमारे क्लास में आया और मैं उसे कहा कि तुम डेमोक्रेसी पढ़कर आओ, ये किताब है। अब अगर व्यक्ति के अंदर अंतर्गत उसके माता पिता की समस्या है और पैसे की समस्या है, कोई अफेयर्स की समस्या है, कोई डिप्रेशन की समस्या है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? ये जिम्मेदारी बनती है यूनिवर्सिटीज की या भारत सरकार की। जब बच्चा एडमिशन लेता है तभी से उसको टोटालिटी में देखने की जरूरत है कि उसके इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। अगर उसका मन स्थिति ठीक रहेगा तभी तो जाकर के वो बाकी सब पढ़ाई करेगा। और इतना ही नहीं, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अनुभव बता रहा हूँ कि बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं। डी कुमार पे एक यहाँ पे लोकल डी कुमार नाम से प्रचलित 5 क्वेश्चन आते हैं, उससे बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं या नोट से प्रयास करते हैं पढ़ने के लिए। जबकि मैं ज्यादातर जैसे यूरोपियन हिस्ट्री है तो मोटी किताब बताऊंगा, डेविड थॉमसन की किताब बताऊंगा, वो 700-800 रुपए की किताब है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप फीस वृद्धि तो छोड़िए, और स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो फीस के साथ साथ फीस माफ करने के साथ साथ किताबें भी फ्री में दीजिए। जो प्रोफेसर क्लास में क्लास ले रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लास में किताबें उपलब्ध कराए। और चूंकि लाइब्रेरी हमारी बहुत लचर स्थिति में, लाइब्रेरी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो किताब अवेलेबल है। बच्चे शिकायत करते हैं यूनिवर्सिटी में किताब नहीं है, यूनिवर्सिटी में किताब नहीं है, और किताब है भी तो 1-2 है। तो इस तरह से दूसरी मीडियम की समस्या आ जाती है। ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और ज्यादा हिंदी मीडियम के नाते, और हम लोग किताबें जो अच्छी किताबें वो इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी में अच्छी किताब अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो इस स्थिति में यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा होना चाहिए, ग्रीवांस सेल होना चाहिए और वो सतही तौर पे काम न करे बल्कि सही मायने में काम करे, ताकि जा करके यूनिवर्सिटी का समग्र विकास हो। अच्छा, जी विक्रम जी ये बताइए, अभी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, तमाम आपने आंदोलन जी। को नजदीक से देखा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इकलौते शिक्षक हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको।
तो छात्रों क्या कह रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? और मैं खबरों में पढ़ रहा था कि कई छात्रों ने आत्मदाह करने की कोशिश की और अभी नवरात्र का मौसम ऐसी नवरात्र का वक़्त चल रहा है जिसमें हिंदू समाज अ, पूजा-वूजा करता है। तो उसको लेके भी मैंने खबर देखी कि विश्वविद्यालय कैंपस के मेन गेट पे छात्रों ने कलश स्थापना कर दी है। अलग-अलग तरीके से मतलब विरोध जता रहे हैं। तो कितना हताश हैं छात्र कि वो आत्मदाह तक चले जा रहे हैं। देखिए, छात्र बहुत हताश हैं। जी। करीब आज 33वां दिन हो, 23 या 24th डे है जब वो आमरण अनशन पे हैं। हुँ। मुझे डेट याद नहीं कि कितना दिन, लेकिन ऑफ कोर्स 20-25 दिन से ज़्यादा हो रहा है और कई बच्चे हॉस्पिटलाइज़ हो चुके हैं, कई बच्चे लगातार बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। और चूँकि यूनिवर्सिटी इस मामले में बात नहीं करे, तो इसलिए बच्चे आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को समाधि लेने की कोशिश कर। हुँ। रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर बच्चों से आकर बात करें। आज 4 अक्टूबर है, आज प्रशासन ने टाइम दिया है बातचीत करने के लिए, शायद हुँ। बातचीत चल रही होगी। हुँ, हुँ। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, एसएसपी साहब लोग शामिल हैं, वो हुँ। बातचीत करने के 4 अक्टूबर है, बातचीत शायद जी। वार्ता चल रही होगी या हुँ। बातचीत का मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन इतना दिन तो नहीं लगना चाहिए था। जी। और ये लोग मैडम वाइस चांसलर के लिए तरह-तरह से सद्बुद्धि देने के लिए हवन कर रहे हैं। कुछ बच्चे, जो आपने बताया कि एक अपना दल के लोग हैं जो पेड़ के सामने बैठ कर के किसी माता का आग्रह करके वो दिखा रहे हैं कि मैडम वाइस चांसलर को मतलब मानिए। बच्चे उनको जितनी समझ है, जिस तरीके से वो अपना कोशिश कर रहे हैं, अपना सिम्बॉलिक हाँ, से बिल्कुल। सिम्बॉलिक अपना वो विरोध दर्ज कर रहे हैं या फिर एक तरीके से हाँ, आग्रह विरोध भी कर दर्ज कर रहे रहे हैं। हैं। तो हाँ, हाँ, लगातार कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो आखिरी सवाल है मेरा कि आपको क्या लगता है कि आपने तमाम बातें कही एजुकेशन फ्री होना चाहिए और क्यों होना चाहिए आपने यह भी बताया। आपने तमाम इंडेक्स दिखाए कि एजुकेशन फ्री होने से जब छात्रों को फ्री होकर पढ़ने का मौका मिलता है तो क्या बदलता है दुनिया में? आपको क्या लग रहा है कि अगर जो रस्साकसी चल रही है, क्योंकि निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से आदेश आया है। अगर जी। बात बनती नहीं है तो फिर क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं छात्रों के सामने? और सिर्फ़ क्या यह एक ही विश्वविद्यालय की बात है या फिर देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी फीस वृद्धि इतनी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों का नाम लूँगा। ब बहुत से विश्वविद्यालयों में फीस वृद्धि हुई है। हुँ। लेकिन जेएनयू का भी एक मॉडल हमारे सामने है, फीस वृद्धि का आंदोलन वहाँ चला, वो उसको वापस ले लिया गया। हुँ। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फीस वृद्धि नहीं हुई है और जहाँ पे हुई है वो नॉमिनल हुई है। हुँ। इतना नहीं हुआ है जितना कि अचानक। और देखिए, हमारे यहाँ पे पिछले कई वर्षों बाद फीस वृद्धि अचानक कितना लाभ दिया गया। थोड़ा धीरे-धीरे करते तो बात समझ में आती है। अचानक हुँ। इतना, जैसे मैंने आपको बताया कि 15,000 से सीधे 45,000 रुपया हो गया। हुँ। हाँ, 15 का 20 होता तो शायद छात्रों को उतना झटका नहीं हाँ, लगता। अखरता नहीं, लेकिन ये और दूसरी बात देखिए, फीस वृद्धि का मसला एक चीज़ और है कि फीस वृद्धि छात्रों के बजाय जो प्रोफ़ेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये उनका मसला है। हुँ। यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़ती है? यूनिवर्सिटी से सेमिनार से, इंटरनेशनल सेमिनार से, प्रोजेक्ट से, उसके माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से आगे बढ़ती है, तभी जाके ग्रांट नहीं कटता है। अब इलाहाबाद, अब जेएनयू को देखिए, एनआईआरएफ की रैंकिंग आई, उसमें उसका रैंक बहुत अच्छा है, जामिया का रैंक प्रथम है हुँ। और इस तरह का रैंक, दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत अच्छा है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत अच्छा, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 200 से भी बाहर चला गया है। क्यों हुँ। ऐसा है? क्योंकि जेएनयू ने अपने रिसर्च के माध्यम से ग्रांट को खत्म होने नहीं दिया। हुँ। हमारी यूनिवर्सिटी का चूंकि एनआईआरएफ के रैंक से हम बाहर चले जाते हैं तो हमारा ग्रांट खत्म हो जाता है। यूजीसी ने एक नैक की कमिटी गठित की है। हुँ। नैक की कमिटी ये तय करती है कि किस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा देना है, उसके ग्रेडिंग के आधार पे। हुँ। नैक की ग्रेडिंग के आधार पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छा नहीं है, बी प्लस है मेरे ख्याल से। और जी। जबकि जेएनयू का रैंकिंग ए प्लस है, ए प्लस प्लस है। तो हुँ। आप जरा सोचिए कि अगर ये ग्रेडिंग खराब है, क्यों ग्रेडिंग खराब है? ग्रेडिंग खराब होने के पीछे छात्र ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, ज्यादातर प्रोफेसर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर प्रोजेक्ट नहीं लाते,
सेमिनार नहीं कराते, इंटरनेशनल सेमिनार नहीं कराते, कुछ प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रोफेसर नहीं कराते। उसके पीछे इंटरनल मैकेनिज्म है, प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की समस्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम वाइस चांसलर से कि जो इंटरनल प्रॉब्लम है जी जो अच्छा उसको ठीक करें। अगर रिसर्च ठीक होगा तो बच्चे भी ठीक करें, बच्चे भी रिसर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि रिसर्च स्कॉलर और ये पढ़ाई करने के बजाय उनके साथ वो कट एंड पेस्ट करते हैं, टीचर भी कट एंड पेस्ट में विश्वास करते हैं, तो इस तरह से तो यूनिवर्सिटी आगे नहीं बढ़ेगी ना। आप शॉर्टकट रास्ता अपनाइएगा, उससे यूनिवर्सिटी नहीं बनते। उस पर बेकायदा रिसर्च करने की जरूरत है कि कैसे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर छोटे रास्ता ना अपना करके एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाके यूनिवर्सिटी आगे बढ़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम जी। और निश्चित तौर पे जैसा कि डॉक्टर विक्रम ने कहा कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिर्फ एक छात्र के नौकरी या फिर उसके परिवार की आर्थिक समस्या, इन सब चीजों को दूर नहीं करता है। एजुकेशन देश बनाता है। एजुकेटेड लोग होंगे, देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, बेहतर पढ़ा लिखा होगा, उच्च शिक्षा हासिल करेगा, तो निश्चित तौर पे उसके अपने व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ देश का भी विकास होगा। तो निश्चित तौर पे इतनी बड़ी फीस वृद्धि कहीं न कहीं छात्रों के साथ छल है, एक धोखा है और एक उनके साथ उनको उनके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन हो या फिर भारत सरकार हो, इस तरीके से बीच का कोई रास्ता निकाले ताकि चीज़ें मैनेज हो सके और छात्रों के ऊपर भी बहुत बोझ ना पड़े। और धन्यवाद विक्रम जी। थैंक यू सर। देखते रहिए दलित दस्तक।